हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करेंगे हमारे आगे का टॉपिक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बिजनेस लॉ में स्टार्ट कराया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। आपको मैंने सारी चीजें जो इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट थी वो सब बता दी थी। आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में दोनों में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो लास्ट वीडियो आप देखिए, तभी आप ये जो कंसेप्ट है वो समझ पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम टू टाइम पर मिल जाए। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये कब से लागू हुआ था? 1 सितंबर 1872 से पूरे इंडिया में लागू हो गया था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये पूरे इंडिया में 1 सितंबर से जो है अप्लाई हो गया था। इसमें मैंने आपको इसकी लिमिटेशंस बताई थी, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ये इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब मैंने आपको समझा दिए थे। चलिए आज हम उसी में आगे बढ़ते हुए आएंगे कॉन्ट्रैक्ट पर, कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। बिकॉज इस एक्ट का ही नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कल भी मैंने आपको यानी लास्ट क्लास में भी मैंने आपको समझाया था कॉन्ट्रैक्ट है क्या। बट जो डेफिनेशन हमारे एक्ट में दी गई है उसके अकॉर्डिंग में अगर आपको बताऊं तो बात करें हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। सेक्शन 2 है किसका? आईसीए यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके अंदर जो डेफिनेशन दी गई है वो ये दी गई है कुछ, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है। यानी हम लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। एक एग्रीमेंट है दो या दो से ज्यादा पर्सन में, बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। अब ये जो एग्रीमेंट है हमारा बिटवीन टू और मोर पर्सन, ये जो एग्रीमेंट क्रिएट किया गया है, एक एग्रीमेंट है जो कि किन के बीच में बनाया गया है? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एनफोर्सिएबल बाय लॉ, वही क्या है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट है विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी लॉ जिसे मान्यता देता है वही क्या है? वैसे ही एग्रीमेंट क्या है? हमारे कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। ये डेफिनेशन जो है बिल्कुल डेफिनेशन आपकी सेक्शन 2 आईसीए यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दी गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। वैसे डेफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हैं, बट आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा जैसा एक्ट में लिखा है, अगर आप वैसे ही लिखते हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। वरना आप इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहे तो ये आप लिख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट आप लिख सकते हैं, या इट इज अ लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट। तो एक कुछ भी चीज आप लिख सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन, जिसके अंदर होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट्स में या एग्रीमेंट में क्या होगा? जिसके अंदर राइट्स लिखी होंगी पर्सन्स की, कुछ पर्सन्स की ऑब्लिगेशंस लिखी होंगी जिनके बीच में डील हो रही है या जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बन रहा है, उनके बीच जो भी राइट्स ऑब्लिगेशन है वो सब कहाँ लिखे होंगे? उसी एग्रीमेंट में लिखेंगे। और वो जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। यानी यहां पर अगर हम देखें तो इस पूरी डेफिनेशन में मुझे जो दो इंपॉर्टेंट चीज लगी वो ये, आपकी डेफिनेशन में एक वर्ड होना चाहिए एग्रीमेंट, एक वर्ड आपके में होना चाहिए एग्रीमेंट, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें वो होना चाहिए एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। यानी ये जो दो टर्म है ये आपकी डेफिनेशन में अगर नहीं है तो हो सकता है वहां पर आपके मार्क्स जो है कट जाए, बिकॉज यही दोनों टर्म मिलके ही एक मीनिंगफुल डेफिनेशन दे रही है किसकी? कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, यानी आप इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, अगर मैं इक्वेशन में लिखना चाहूं तो एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल या एनफोर्सिबिलिटी। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है? तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी दो चीजें आ जाएंगी, एक आ जाएगा आपका एग्रीमेंट, दूसरा आ जाएगा एनफोर्सिएबल बाय लॉ, या फिर जिसे आप एनफोर्सिबिलिटी भी कह सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं, अब इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं कि एक बार कि क्या है ये एग्रीमेंट
और क्या है ये एनफोर्सिबिलिटी। तो सबसे पहले हम एग्रीमेंट के बारे में समझेंगे। आई होप आपने ये उतार लिया होगा। अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बिकॉज मैं इसको रब करने वाला हूं। चलिए, तो यहां पर भी हमने देखा दो मेन टर्म्स आई हमारे पास, एक आया एग्रीमेंट और दूसरा हमारे पास आया एनफोर्सिबल बाय लॉ। अब सबसे पहले हम यही समझते हैं कि ये एग्रीमेंट है क्या, तब आपको ये जो डेफिनेशन है वो और अच्छे से समझ आ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट की मैंने डेफिनेशन वैसे आपको लॉ वाली जो है वो लिखवा दी है। अब एग्रीमेंट क्या है, चलिए इसे समझते हैं। एग्रीमेंट आपने बहुत बार सुना भी होगा, एग्रीमेंट वर्ड डे टू डे लाइफ में भी बहुत बार यूज किया जाता है, अगर हम बात करें लाइव एग्जांपल में भी। तो अब ये एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, या लीगल छोड़िए, अभी आप डॉक्यूमेंट लिखिए बस। ये एक डॉक्यूमेंट है इन विच लीगल डॉक्यूमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, या टू और मोर पार्टीज आप लिख सकते हैं, इन विच देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस are mentioned for a particular transaction or we can say event। तो ये हमारा क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। यानी एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट भी एक डॉक्यूमेंट है, या एक बात करें हम पूरा डॉक्यूमेंट ही है एक तरीके से, किसके ये जो डॉक्यूमेंट है वो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में बना है, किसी भी चीज के लिए बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल की बात करें हम, तो सपोज एक ए है पर्सन और एक पर्सन है बी। ए अपना मोबाइल फोन सेल कर रहा है, किसको, बी को मोबाइल फोन सेल कर रहा है अपना, कितने, अगर अमाउंट की बात करें तो वो कर रहा है 10,000 रुपीज में। तो इन दोनों के बीच में ये क्या बन रहा है, एक एग्रीमेंट बन रहा है कि ए ने किसको सेल किया, बी को। तो ये सब कहां चीजें लिखी रहेंगी, आपके एग्रीमेंट में। अब बी इसको कितना रिटर्न देगा, अमाउंट 10,000। तो यही सब क्या है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, जो कि कहां लिखी हुई है, एग्रीमेंट में लिखी हुई है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि एग्रीमेंट है क्या। अगर मैं बात करूं इसकी, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की, जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट में जो इसमें एक्ट में लिखा हुआ है, वैसे ही अगर एक्ट वाली डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो एक्ट वाली आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसमें सेक्शन 2 में ही दिया गया है, सेक्शन 2 में ही ये दिया गया है, सेक्शन 2 आईसीए यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 2 में उसमें भी बताया गया जो सेक्शन 2 है हमारा, सेक्शन 2 के अंदर वेरियस पॉइंट्स है, ए बी सी डी करके सब सेक्शंस और हैं। तो उसी में यहां पर भी है सेक्शन 2 में। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहां पर एग्रीमेंट की चलिए बात करते हैं। तो एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट मैंने आपको बताया कि लीगल डॉक्यूमेंट है जो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में बन जाता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। यानी जो जो उसमें इवेंट्स लिखे हैं या जो जो कंडीशंस लिखे हैं वो सब फिलफिल करी जाएंगी दोनों पार्टीज के बीच में। तो ये हमारा क्या था, एक एग्रीमेंट था। तो अब इसकी हम वो वाली डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि हमारे एक्ट में दी गई है, इसलिए मैं अब इसको रब कर देता हूं। अब जो एक्ट में डेफिनेशन दी गई है, अगर आप उसकी बात करेंगे, चलिए उसे देख लेते हैं एक बार। यानी एग्रीमेंट की डेफिनेशन मैंने देखी, जो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। बट अगर आप एग्रीमेंट की डेफिनेशन, अगर आप जैसे एक्ट में लिखा है बिल्कुल वैसे लिखना चाहते हैं, तो देखिए ये भी मैं आपको बता देता हूं एग्रीमेंट। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, अच्छा सेक्शन 2 मैंने आपको उसमें भी लिखाया था कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बट इसको उसका जो सेक्शन था वो आप उसको चेंज करके लिख लीजिएगा। सेक्शन 2 ही है, बट सेक्शन 2 के अंदर जो सब पार्ट था उसका वो था 2H। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एग्रीमेंट की बात करूं तो उसका जो सब पार्ट है वो है 2E। यानी एक ही सेक्शन के अंदर अलग अलग डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। तो चलिए इस पर आते हैं एग्रीमेंट की डेफिनेशन पे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन E ऑफ आईसीए एक्ट 1872, एग्रीमेंट क्या है, तो एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ promises, every promise or set of promises forming the consideration is agreement।
वो क्या है, एग्रीमेंट कहलाएंगे। ये डेफिनेशन आपके किसमें दी गई है, आपके जो एक्ट है उसमें दी गई है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में। यानी सारे प्रोमिसेस, ऐसे प्रोमिसेस या ऐसे सेट प्रोमिसेस का बहुत सारा सेट, जिसमें क्या है आपकी किसमें उसमें जो फॉर्मिंग है वो किस चीज की हो जा रही है, कंसिडरेशन की। यानी जहां पर फॉर्म कंसिडरेशन फॉर्म हो जा रहा है। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, जहां पर कुछ अमाउंट की बात आ जा रही है, कुछ ट्रांजेक्शन की बात आ जा रही है, कुछ लेन देन की बात आ जा रही है, तो वो सब क्या है आपका कंसिडरेशन के अंदर आएगा। तो ऐसे प्रोमिसेस जिसमें कंसिडरेशन आ जाता है तो वही हमारे क्या बन जाते हैं, एग्रीमेंट बन जाते हैं। सपोज कोई 2 पर्सन है, ए और बी। ए ने बी को प्रॉमिस करा कुछ देने के लिए, 10,000 रुपीज देने के लिए। सपोज इसने उधार लिए होंगे तो ये इसको 10,000 रुपीज बाद में देगा, तो इसने क्या किया, प्रॉमिस किया। ठीक है, तो यही क्या है, एक एग्रीमेंट है। ठीक है, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे क्या है प्रॉमिस। अच्छा, अब यहां पर एक वर्ड आ गया प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस तो बेसिकली हम अपने डे टू डे जो लाइफ होता है उसमें हम यही जानते हैं कि हम एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि हाँ, हम जितना जो हमने प्रॉमिस करा है वो ये चीज करिए और इसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, बट एक्ट में भी इसके लिए डेफिनेशन दी गई है। इसका जो एक्ट है वो है सेक्शन 2B। सेक्शन 2B, यहां पर हम बात करेंगे किसकी, प्रॉमिस के लिए। अभी हमने देखा सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए, फिर उसके बाद देखा हमने एग्रीमेंट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो 2 चीजें निकली थी, एक एग्रीमेंट और एक एनफोर्सिबिलिटी। उसमें हम एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। अब एग्रीमेंट की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें एक वर्ड और आ गया, प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस क्या है, तो प्रॉमिस जो भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं वही क्या बन जाते हैं, हमारे प्रॉमिस बन जाते हैं। यानी आप इसमें लिख सकते हैं, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, ए प्रपोजल व्हेन accepted, a proposal when accepting becomes a promise। यानी कोई प्रपोजल रखा गया किसी के सामने और उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया, या उन लोगों ने या उस पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वही क्या बन जाता है, हमारा प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी प्रॉमिस की। ये मैंने आपको बता दी एग्रीमेंट की, जो हमारे एक्ट में दी गई है। यानी अब ये जो एग्रीमेंट आया, इसमें 2 चीजें आपको मिल गई। फिर से 2 चीजें एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आई एग्रीमेंट में। पहली चीज आपने देखी क्या, प्रॉमिस। अब इस प्रॉमिस के अंदर आपने क्या देखा, एक्सेप्टेंस। यानी इसको हम बोल सकते हैं एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, यानी आपने ऑफर किया, ऑफर का मतलब आपने प्रपोजल किया, ठीक है, एंड आपको उसके लिए क्या मिल गई, एक्सेप्टेंस मिल गई, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। तो वही क्या है, हमारा एग्रीमेंट है। यानी एग्रीमेंट क्या चीज होंगी, अगर कोई प्रपोजल है, अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वही क्या बनता है, हमारा प्रॉमिस। और वही उन्हीं प्रोमिसेस के सेट को जब वो कंसिडरेशन में आ जाते हैं तो उन्हीं को हम बोलते हैं एग्रीमेंट। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे। देखिए, एक बार दोबारा से मैं आपको समराइज कर देता हूं, क्योंकि इसमें सब पार्ट्स काफी ज्यादा बनते जा रहे हैं। मैंने सबसे पहले आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन बताई। एक बार दोबारा से रिकॉल करिए मेरे साथ, आप भी एक बार पढ़ते रहेंगे मन में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन नंबर 2 है उसका, और सब सेक्शन क्या था, 2H। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट है, और विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी उसके अंदर 2 चीजें आपको मिली, एक एग्रीमेंट और एक एनफोर्सिबिलिटी। उसमें मैंने आपको एग्रीमेंट बताया, एग्रीमेंट में मैंने आपको अपनी डेफिनेशन बताई। अगर एक्ट वाली डेफिनेशन आपको चाहिए तो उसका सेक्शन 2E है। इसमें जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि सारे प्रॉमिसेस या बहुत सारे प्रॉमिसेस का सेट जब कंसिडरेशन बन जाता है तो उसी में क्या आ जाता है, वही क्या होती है, एग्रीमेंट कहलाती है। ठीक है, आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब इसमें यहाँ एक वर्ड आ गया प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस के लिए भी एक सेक्शन बनाया गया है 2B। अब ये जो प्रॉमिस का सेक्शन बनाया गया है इसमें क्या है, जो भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे वही हमारे क्या बन जाएंगे, प्रॉमिस बन जाएंगे। यानी ऐसे प्रपोजल जो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं वो प्रॉमिस बन जाते हैं। यानी एग्रीमेंट में 2 चीजें आई, पहला आपका ऑफर होना चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए, और उस ऑफर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तब जाके वो प्रॉमिस बनेगा। और प्रॉमिस में कंसिडरेशन अगर आ गई तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा, और एग्रीमेंट के साथ अगर एनफोर्सिबिलिटी आ गई तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं एग्जाम्पल अगर बताऊं आपको तो इसका एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं। अगर एक पर्सन है X, एक पर्सन है Y। X पर्सन Y को अपनी बाइक सेल कर रहा है, ठीक है, कितने की, ₹50,000 की। सपोज उसने सेकंड हैंड बाइक अपनी जो ये है वो सेल कर दी Y को। अब Y
अब वाई को क्या करना है, वाई इसको कितने रुपीस देगा, 50,000 रुपीस। अगर ये प्रपोजल इसने एक्सेप्ट कर लिया, अगर ये प्रपोजल इसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगी। अगर एक्सेप्टेंस आने के बाद ये एक क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, यानी एक्स का प्रपोजल वाई ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्स ने बोला कि मैं आपको अपनी बाइक दूंगा 50,000 की और आप मुझे कैश देंगे 50,000 रुपीज। अगर वाई एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। और इस प्रॉमिस में क्या आ रही है, कंसिडरेशन आ रही है, तो ये कंसिडरेशन बाद में जाके क्या बन जाएगी, हमारी एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए, इसके बाद हमने एग्रीमेंट देख लिया। अब एग्रीमेंट के साथ जो दूसरी चीज थी वो थी हमारी एनफोर्सिबिलिटी। अब चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं कि एनफोर्सिबिलिटी होती क्या है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो काफी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, बिकॉज आप इसे रिलेट कर सकते हैं बिल्कुल डे टू डे लाइफ में, जैसे हम डीलिंग करते हैं बिल्कुल उससे आप अच्छे से रिलेट इसमें कर सकते हैं। बट डेफिनेशन अगर आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखिए वैसे याद करेंगे तो वो काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए, तो अब बात करते हैं व्हाट इज एनफोर्सिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट। एनफोर्सिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट, क्या मतलब है एनफोर्सिबिलिटी का। हम तब से बोले जा रहे हैं कि एनफोर्सिबल बाय लॉ, इसका मतलब क्या है। एनफोर्सिबिलिटी का मतलब यही है, एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ इफ इट गिव राइज टू ऑब्लिगेशन। और कैसी ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, वो लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। यानी ऐसे एग्रीमेंट को हम एनफोर्सिबल बोलेंगे जिसमें लॉ क्या आ जाए, लीगल ऑब्लिगेशंस अगर उसके अंदर आ जाती हैं तो वही क्या है, हमारी एनफोर्सिबिलिटी है लॉ की, यानी किसकी हो जाएगी, एग्रीमेंट की। अच्छा, अब ऑब्लिगेशन मैंने बताया लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। अगर कोई भी सोशल ऑब्लिगेशन वहां पर आ रहा है उस एग्रीमेंट में तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर लीगल ऑब्लिगेशन है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट अगर कोई और ऑब्लिगेशन है जैसे सोशल ऑब्लिगेशन है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं बनेगा। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे, पार्टीज के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, लीगल रिलेशन होना चाहिए। एग्रीमेंट किसके बीच में बनता है, टू और मोर पार्टीज के बीच में। ठीक है, दो पार्टीज के बीच में बन सकता है या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में बन सकता है, टू और मोर। अब उन दोनों के बीच जो रिलेशन होना चाहिए वो एक लीगल रिलेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन उसमें होना चाहिए। यही है हमारी एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द एग्रीमेंट। तभी वो हमारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अगर वो एनफोर्सेबल है, बाय लॉ है। इसीलिए हम बोलते हैं बाय लॉ का मतलब वहां पर लीगल ऑब्लिगेशन है, यानी लॉ यानी कानून। तो वो कानून क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन देगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, अगर आप इसे और अच्छे से समझना चाहें तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। मैंने आपको यहां बताया कि लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, कोई भी सोशल ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए। देखिए, एक पहला एग्जाम्पल हम समझते हैं। एक पर्सन है ए और सेकंड पर्सन है हमारा बी। ये दो पर्सन है, ये दोनों पर्सन के बीच में प्रॉमिस हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रॉमिस हुआ कि ए क्या करेगा, अपनी कार देगा बी को, और बी उसके रिटर्न में क्या देगा, उसके कंसिडरेशन में उसे 1 लाख रुपीस देगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक लीगल रिलेशन आ रहा है ना। ठीक है, क्या, क्योंकि यहां कंसिडरेशन भी आ रहा है और एक लीगल रिलेशन भी आ रहा है कि अब इसके लिए ऑब्लिगेशन आ गई ए के लिए कि ए को अपनी कार इसे देनी है, और बी के लिए भी ऑब्लिगेशन है कि इसको अमाउंट जो है वो भी देना है। यानी यहां पर एक लीगल रिलेशन आ रहा है, लीगल ऑब्लिगेशन आ रहा है, लीगल रिलेशन आ रहा है किनके बीच में, पार्टीज के बीच में। तो इसको हम बोलेंगे एनफोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट। अगर वहीं हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, एक सपोज एक पर्सन है ए, उसका सन है बी। अब ए ने प्रॉमिस किया बी को, यानी ए फादर है और बी सन है। ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं आपको 1000 रुपीज मंथली दूंगा अपने एक्सपेंडिचर के लिए, अपने खर्च के लिए, या पॉकेट मनी जिसे आप बोलते हैं उसके लिए। तो अब ये क्या है, बाद में ए जो है इसको करना भूल गया, यानी उसने मना कर दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं आपको कोई भी पैसा नहीं दूंगा मंथ में, मैंने ऐसा कब कहा था। तो ये क्या है, यहां पर एक सोशल ऑब्लिगेशन आ गया। ये क्या है, एक सोशल ऑब्लिगेशन आ गया, यानी घर की बात हुई, सोशल ऑब्लिगेशन। तो ये हमारा क्या है, एनफोर्सिबिलिटी नहीं कहलाएगी, ये हमारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। यानी जहां पर लीगल रिलेशन हो,
कंसिडरेशन लीगल हो, वहां पर ही एनफोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट आएगा और वो बाद में जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बट अगर वहां सोशल ऑब्लिगेशन आ गया तो वहां पर काफी ज्यादा जो है मुश्किल होने वाली है इसको एनफोर्सेबल बनाने में, यानी वो बनेगा ही नहीं, मुश्किल की बात नहीं। अगर सोशल ऑब्लिगेशन है तो वो एनफोर्सिबल नहीं हुआ लॉ से, लीगल ऑब्लिगेशन है तो वो एनफोर्सिबल हो चुका है एग्रीमेंट, अब वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ठीक है, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको इसमें एनफोर्सिबिलिटी भी समझा दी, एग्रीमेंट बता दिया, क्या क्या डेफिनेशन है प्रॉमिस की, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट में दी गई थी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आपको बता दी। तो आई होप आपको ये कॉन्ट्रैक्ट जो है बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम अब नहीं होने वाली है। आप बिल्कुल जो डेफिनेशन मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट की बताई है, एग्रीमेंट की बताई है, और जो मैंने आपको प्रॉमिस के लिए बताई, आप वही डेफिनेशन लिखे आप उसमें अच्छे जो मार्क्स हैं वो गेन कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है पसंद आ गया होगा, आप समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। इसमें मैंने आपको आज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया, डेफिनेशंस के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और कुछ जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट आपके समझ आया है, तो वीडियो को एक बार लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम टू टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।